Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the economic current affairs. जो इकोनॉमिक्स की करंट अफेयर्स है वो हम करने वाले. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स, वी हैव कंप्लीटेड द आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर्स, वी हैव कंप्लीटेड पॉलिटी करंट अफेयर्स, polity and governance current affairs. From today we will start economic current affairs and I think it will take 3 videos, 3 classes. 3 वीडियोस में जो है हम इकोनॉमिक की भी जो करंट अफेयर्स होगी उसको भी कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद we will move to international relations की करंट अफेयर. Economy we will be doing international relations current affair and science and technology current affair. मतलब ओवरऑल देखो तो 3 यहाँ बची, 2 इंटरनेशनल रिलेशन की 2 में कर देंगे कंप्लीट, साइंस एंड टेक की 2 में कंप्लीट कर देंगे. मतलब 3 2 5 2 7 यानी 5 तारीख तक ये कंप्लीट हो जाएगी. इससे पहले और इसके बीच में ही मैं आपकी एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर फॉर प्रीलिम्स उसकी भी राइटअप तैयार कर रहा हूँ और दैट इज गोइंग टू जस्ट बी फिनिश्ड. तो ये जो इसकी राइटअप है वो भी रेडी हो गया, इसको भी टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा और एग्रीकल्चर भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. और ये अगर आप राइटअप देख लोगे इट इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट. एग्रीकल्चर की सारी कुछ आपके यहाँ कवर हो जाएगी. जो राइटअप रहेगा इट विल बी अराउंड 100 पेजेस दैट इज. उसमें भी मैं हाईलाइट कर दूंगा इंपॉर्टेंट. मतलब अगर आप 8 से 10 दिन, तो अगर मान के चलो कि मैं एक या 2 तारीख को भी ये करा के भेजता हूँ आपको, तो आराम से डेली 10-10 पेज के भी रिवीजन करोगे तो 10 दिन में ये कर लोगे. और सब कुछ मैं उसमें इजी कर दूंगा, हाईलाइट करके दूंगा. दैट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू. वंस यू विल सी इट यू विल बी एबल टू गेट ऑल द थिंग्स. सो सब कुछ हम लोग अभी, क्योंकि मैं ज़्यादा काफ़ी लोग काफ़ी पहले से करा रहे हैं, बट आई एम डूइंग इट लिटिल बिट लेट बिकॉज अगर ज़्यादा पहले अगर आप करा दो तो प्रीलिम्स आते आते आपके दिमाग से निकल जाती है. लेकिन अगर अभी हम लोग कुछ भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो प्रीलिम्स में ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में रिफ्रेश्ड रहेगी. ठीक है. इसीलिए मैं भी कह रहा हूँ प्रीलिम्स के राउंड इतने नज़दीक आ गए कि 10 दिन 15 दिन पहले जो भी चीज़ आप पढ़ोगी या ध्यान में रहेगी सारी चीज़ें, तो इट विल बी वेरी मच फ्रेश इन योर माइंड एंड यू विल एबल टू गेट टू द आंसर्स वेरी नाइसली. और ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी को मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल दूंगा. जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा. आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो ये इन्वायरमेंट की पीपीटी, आर्ट एंड कल्चर की पीपीटी, पॉलिटी की पीपीटी शेयर की हुई हो, तो यू कैन गो एंड डाउनलोड दोस एंड वहाँ से आप इन सारी पीपीटीज के थ्रू भी रिवीजन कर सकते हैं. बिकॉज काफी इजी रहती है. एक पीपीटी में एक स्लाइड में क्या 5-6 लाइन तो रहती है. आप ओवरऑल ऐसे देख भी लोगे तो आपके दिमाग में चीजें फ्रेश रहेगी. सो यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम पीपीटी एंड यू कैन डाउनलोड द पीपीटी फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल विच इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले जो चीज न्यूज में है दैट इज फिनफ्लुएंसर्स. फिनफ्लुएंसर क्या है? दैट इज फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स. फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जो हमें फाइनेंस के बारे में आइडिया देते हैं कि इस स्टॉक में शेयर करो, सॉरी इस स्टॉक में पैसे लगाओ, इस बॉन्ड में पैसे लगाओ ताकि आप अधिक पैसे बना पाओगे. तो अभी ये न्यूज में इसलिए था बिकॉज की सेबी ने जो है गाइडलाइंस इशू किए फिन इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ. और मोस्ट ऑफ दिस फिन इन्फ्लुएंसर्स आर इन लॉस ऑल्सो बिकॉज कि आप, क्योंकि आपकी कोई पता नहीं कि कौन सा इन्फ्लुएंसर कितना उसके पास नॉलेज है ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्टॉक्स या फिर वैसे तुक्का लगाया जा रहा है. तो जो ऑथेंटिसिटी है इन इन्फ्लुएंसर्स की दैट इज हार्ड टू डिटेक्ट. हो सकता है कुछ अच्छे होंगे पर कुछ अच्छे नहीं भी होंगे जिसके एडवाइस पे आप जाकर के अपने लॉस कर लो, अपने पैसों को गवा दो. तो इसलिए इस पे काफी अभी चल रही है. सो दीज आर द पीपल विद पब्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफरिंग एडवाइस एंड शेयरिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस अबाउट मनी एंड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स. तो ये स्टॉक्स को लेकर इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया. देयर वीडियोस कवर बजटिंग, इन्वेस्टिंग, प्रॉपर्टी बाइंग, क्रिप्टो करेंसी एडवाइस, फाइनेंशियल ट्रेंड ट्रैकिंग. सो ये सब उनके वीडियोस में आपको देखने को जनरली मिल जाएगा. तो इनको रेगुलेट क्यों करना जरूरी है? बिकॉज they provide unsolicited stock tips on various social media platforms without being registered investment advisors. और ये सब क्या रजिस्टर्ड नहीं है, ये लोग ऐसे ही सोशल मीडिया चैनल पे एडवाइस फैला रहे हैं. हो सकता है मेनी टाइम्स दे कैन टेक मनी फ्रॉम सम कंपनी. हो सकता है कि मान के चलो कि एक ही स्टॉक है किसी कंपनी एक ही स्टॉक है, उसको इस कंपनी के स्टॉक को कंपनी को राइज कराना. वो गए फिन इन्फ्लुएंसर के पास, इनको पैसे दिए और इन फिन इन्फ्लुएंसर्स ने भी वीडियोस में क्या बोल दिया कि भाई इस कंपनी का स्टॉक ले लो, मेरे भी नॉलेज में है कि ये बढ़ने वाला है. अब क्या हो रहा है
कि लोग स्टॉक ले लेके इस कंपनी के स्टॉक के वैल्यू को बढ़ा दे रहे हैं और बाद में वो फिर लॉस में बना रहे हैं, दे मेक लॉसेस एट द एंड. So this is why they needs to be regulated. It is unclear if these influencers have educational or professional qualifications to offer such financial advice. ये भी क्लियर नहीं है कि क्या इन जो इन्फ्लुएंसर्स इनके पास वैसा कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन से, क्या इनको मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ भी नॉलेज है या नहीं है, तो इसलिए ये सब प्रॉब्लम्स है. एंड दे हैव लॉट्स ऑफ फॉलोअर्स, मतलब एक इनकी एडवाइस जो है किसी एक कंपनी के स्टॉक को बूम भी कर सकती है और एक बार इनकी गलत एडवाइस जो है लॉट्स ऑफ फॉलोअर्स की मनी को लॉस में लेके जा सकती है. देखो जैसे मैंने, स्कैमस्टर्स आर यूजिंग दिस रूट टू मैनिपुलेट द शेयर प्राइसेस. कंपनी की जो शेयर प्राइसेस है उनको मैनिपुलेट भी इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू किया जाता है. तो इसीलिए इसको रेगुलेट करना जरूरी है. सो वी कैन रेगुलेट, सो सेबी इज द अल्टीमेट बॉडी हु कैन रेगुलेट दीज थिंग्स. और इसलिए सेबी ने इनके खिलाफ एक गाइडलाइंस भी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए गाइडलाइंस भी नोटिस जारी किया हुआ है. ठीक है. द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया रिलीज न्यू गाइडलाइंस फॉर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऑन एंड अदर एडवर्टाइजर्स अबाउट पब्लिशिंग अबाउट वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन्स, जो भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है उनके बारे में भी बताने के लिए जो ACI है उसने कदम किया. और जो फाइनेंशियल मॉनेटरी टर्म पे देखो तो सेबी जो है इन सबको रेगुलेट कर रहा है. जितने भी अगर आप रेगुलेशन के टर्म में देखो तो अगर कुछ रेगुलेट कर रहे हैं, अगर प्रीलिम्स में किसी रेगुलेशन की बात आई है, ठीक है, और अगर आपके पास RBI ऑप्शन में है और सेबी ऑप्शन में है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स द आंसर विल बी सेबी, बिकॉज सेबी इज मोर इनटू रेगुलेटिंग. ठीक है, तो सेबी, तो ये चीज आप ध्यान में रखना. नेक्स्ट थिंग इन न्यूज इज दैट इज क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज. तो जनरली आप सब जानते हो क्रेडिट स्कोर होता है. ठीक है, क्रेडिट स्कोर जैसे आप सबकी, अगर आप बैंक्स में हो, क्रेडिट कार्ड से आपके पास, आप लोन्स लेते हो तो आपकी क्रेडिट स्कोर असाइन होती है. अब ये क्रेडिट स्कोर क्या होता है, मान के चलो आप किसी बैंक में जा रहे हो लोन अप्लाई करने के लिए, ठीक है, तो दैट बैंक विल सी योर क्रेडिट स्कोर कि अच्छा इनकी क्रेडिट स्कोर अच्छी, सपोज योर क्रेडिट स्कोर इज गुड 700, व्हिच इज कंसीडर्ड गुड क्रेडिट स्कोर. दैट इज कि आपने अपने प्रीवियस लोन्स वगैरह में टाइम पे उसे चुका दिया था, जो भी आपकी प्रीवियस लोन्स थी, प्रीवियस डेब्ट्स थी, उसमें आपने कोई भी डिले वगैरह नहीं किया तो उसको टाइम पे चुका दिया था. अगर आपने उससे सारी कुछ अच्छे टाइम पे चुका तो योर क्रेडिट स्कोर विल बी गुड और आपको बैंक्स फिर से लोन देगी. लेकिन अगर मान के चलो क्रेडिट स्कोर 400, दैट इज कंसीडर्ड बैड, तो बैंक्स देखेंगे कि नहीं इनका क्रेडिट स्कोर तो 400 है, मतलब प्रीवियस लोन्स में इन्होंने डिले कर दिया था उसकी प्रीमियम्स भरने में, उसको चुकाने में, तो यहाँ पे आपको लोन्स मिलने में प्रॉब्लम होगी. सो दैट इज व्हाट क्रेडिट स्कोर इज. और ये क्रेडिट स्कोर कौन डिसाइड करती है, कहाँ से आपको मिलता है क्रेडिट स्कोर? फ्रॉम दिस क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज. They maintain credit information of borrowers, including individuals, corporates, SMEs, which can be assessed by banks and other lending institutions. और ये बैंक्स क्या करती है, इन्हीं क्रेडिट इंफॉर्मेशन के जो स्कोर होता है उनको एसेस करके लोन वगैरह प्रोवाइड करती है. They collect information from a variety of credit providers, including banks, credit card companies, and non-bank financial institutions. Generally जो क्रेडिट स्कोर होता है that is it is important 300 to 900 के बीच होता है. ठीक है, क्रेडिट स्कोर इज बिटवीन 300 to 900, इसमें 900 इज द हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग. सो दिस यू शुड नो. बैंक्स एंड फाइनेंस कंपनीज नॉर्मली टेक डिसीजन ऑन द रेटिंग गिवन बाय क्रेडिट ब्यूरो. जो भी क्रेडिट होता है उसी के हिसाब से वो लोग डिसीजन लेते हैं कि लोन देना है या नहीं देना है. नेक्स्ट थिंग वाज दैट वाज इन न्यूज वाच गिफ्ट निफ्टी. तो गिफ्ट निफ्टी इज द फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर इनिशिएटिव इन कनेक्टिंग इंडिया एंड सिंगापुर कैपिटल मार्केट्स. जो इंडिया और सिंगापुर के कैपिटल मार्केट्स आप देख सकते हो, दिस इज द फ्लैग ऑफ सिंगापुर. तो उन दोनों का ये क्रॉस बॉर्डर इनिशिएटिव है. ठीक है, ट्रेडिंग ऑन SGX निफ्टी क्रिएटेड इन सिंगापुर एंड द एंटायर ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी फुली स्विच टू गिफ्ट IFSC. ठीक है, देयरफॉर इट विल बी इंस्ट्राइड गिफ्ट निफ्टी. ठीक है, गिफ्ट निफ्टी बन जाएगा. अकॉर्डिंग टू द 5-year कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू बिजनेस, दैट इज इंडिया और सिंगापुर के जो ये कैपिटल मार्केट्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो 50-50 बेसिस पे दोनों बिजनेस रहेगा. ठीक है, इनिशियली फॉर द जो सिंगापुर जो इनिशियली जो बिजनेस जनरेट करेगा उसके लिए 75% उन्हें मिलेगा और NSE विल गेट 25%. दैट इज फॉर इनिशियल टाइम बिकॉज की सिंगापुर विल जनरेट ए ह्यूज मार्केट. और जो इनिशियल फेजेस में 25% will go to India's NSE and 75% will be going to Singapore's SGX. लेकिन overall after some time it will be divided into 50-50 basis to both the companies. So ये चीज आपको ध्यान में रखना है.
इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, काफी अभी टर्म ये न्यूज में था, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। तो व्हाट इज इंटरनेशनलाइजेशन? इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द यूज ऑफ रूपी इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। दैट इज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में जैसे भी हम लोग डॉलर यूज करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉरेन करेंसीज, कैसे हम डोमेस्टिक करेंसी दैट इज रूपी को यूज कर सकते हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में, और जिससे कि रूपी इंटरनेशनलाइजेशन हो जाए रूपी का, दैट इज इंटरनेशनल लेवल्स पे रूपी का यूज इन स्टार्ट हो जाए। It involves promoting the rupee for import and export trade and then other current account transactions. That is जो भी current account transactions हैं, जो भी export है, जो भी import है, उसके लिए रूपी का यूज करना, ठीक है। And followed by its use in capital account transaction, उसके बाद इसको capital account transaction में भी यूज करना है। तो इसकी क्या रिलेवेंस हो सकती है? करेंटली यूएस डॉलर इज सेट टू एंजॉय एक्सोबिलेंट प्रिविलेज। आप जनरली देखो तो जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है सब में मैक्सिमम किसका यूज होता है? यूएस डॉलर का, इसीलिए वो थोड़े प्रिविलेज्ड करेंसी भी उनको कही जाती है। The dollar position is supported by a range of factors including the size of US economy. डॉलर को क्यों इतना हैली ये लिया जाता है? बिकॉज की यूएस इकोनॉमी काफी बड़ी है, उनकी ट्रेड रीच काफी बड़ी है, हर एक कंट्री से ट्रेड करते हैं, उनकी फाइनेंशियल नेटवर्क्स काफी बड़ी है, उनकी लिक्विडिटी जो है काफी बड़ी है, उनकी फाइनेंशियल मार्केट्स की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे है वो, मतलब उनकी करेंसी ज्यादा फ्लक्चुएट भी नहीं करती। अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने लगी करेंसी तो फिर वर्ल्ड ट्रेड में उनकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए डॉलर की डोमिनेंस आपको काफी देखने को मिलेगी इन करेंट अकाउंट और जो भी आप बोलो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स में। और अगर इंडिया की रूप इंटरनेशनलाइजेशन होती है रूपी, तो उसका क्या क्या एडवांटेज है? सबसे पहले तो करेंसी रिस्क फॉर इंडियन बिजनेसेस को, जो करेंसी रिस्क है उसको ये मिटिगेट करेगा। इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इट आल्सो इनेबल्स बेटर ग्रोथ ऑफ बिजनेस, इंप्रूविंग द चांसेस ऑफ इंडियन बिजनेस टू ग्रो ग्लोबली। अब क्योंकि इंटरनेशनलाइजेशन और रूपी का, तो जो इंडियन बिजनेसेस हैं वो ग्लोबली ग्रो करेंगे। इट विल रिड्यूस द नीड ऑफ होल्डिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अभी जैसे देख लो तो आप आरबीआई है, तो आरबीआई हैज टू मेंटेन अ सर्टेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, दैट इज फॉरेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेक्स मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर इंटरनेशनलाइजेशन हो जाता है रूपी का, तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करने की जो ये भी नीड जो है ये कम हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज द मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस विल बी डन इन रूपी इंस्टेड ऑफ अदर फॉरेन करेंसीज, एंड वी विल मेक इंडिया लेस वनरेबल टू एक्सटर्नल शॉक्स। और ऐसे क्या होगा, मान के चलो अभी इंडिया डॉलर डिपेंडेंट कर रहा है, पर कल को डॉलर के कुछ प्राइसेस अप डाउन होते हैं, डॉलर की मार्केट अनस्टेबल होती है, तो इंडिया को उसकी कॉस्ट को बियर करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट एक्सटर्नल शॉक्स आर। तो अगर इंटरनेशनलाइजेशन होता है रूपी का, तो एक्सटर्नल शॉक्स भी कम होंगे। द बार्गेनिंग पावर ऑफ इंडियन बिजनेसेस वुड इंप्रूव, एडिंग वेट टू इंडियन इकोनॉमी एंड एनहांसिंग इंडियन ग्लोबल स्ट्रेचर एंड रिस्पेक्ट। ओवरऑल इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इंक्रीज होगी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, ये टर्म भी काफी न्यूज में था अभी, दैट इज LCSS. The creation of LCSS will enable exporters and importers to invoice and pay in their respective domestic currency. That is कि जो भी लोकल करेंसी है, जो हमारी रिस्पेक्टिव डोमेस्टिक करेंसी है, उसका हम लोग यूज करके जो अपने इनवाइसेस को, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंटर वुड enable the development of INR AED foreign exchange market. Okay. So it will promote investments and remittances between two countries, that is India and UAE. Optimize transactions cost and settlement time for transactions including the remittances from Indians residing in the country. जो भी UAE के अंदर अगर कोई इंडियन है तो वो भी अगर remittances सेंड करते हैं तो उसमें भी ये हेल्पफुल रहेगा। न्यू दिल्ली is likely to use this mechanism to pay for crude oil. क्रूड ऑयल के पेमेंट में भी ये हेल्पफुल होगा, इंपोर्ट्स के लिए हेल्पफुल होगा। और जनरली अभी क्या हो रहा है, यूएस डॉलर्स पे ये की जा रही है, लेकिन अगर जिस तरह से लोकल अगर करेंसी में सेटलमेंट होगा तो वी विल बी एबल टू सेटल दिस इन रूपी, so that will be helpful for our economy. And we all know that it is important. India is the third largest wine importer in the world. India is क्या है, third largest wine importer in the world. मतलब हम लोग काफी ज्यादा वाइन इंपोर्ट करते हैं। I think around 16% या 10 to 16% के आसपास ही कुछ है जो हम लोग अपने सेल्फ, मतलब अपने इंडिया जो अराउंड 16% जो है वो सेल्फ डिमांड को पूरा कर पाता है। रेस्ट ऑफ 85%, अराउंड 84% जो है इट इंपोर्ट्स, एंड इट इज द थर्ड लार्जेस्ट वाइन इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। एंड द यूएई इज द फोर्थ बिगेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल दिस ईयर। और इंडिया का जो फोर्थ बिगेस्ट सप्लायर क्या है, यूएई। इसीलिए यूएई और इंडिया के बीच ये लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम काफी अच्छा हो सकता है। हाउ वी कैन मेक दिस वर्क? RBI's plan to settle international trade in local currency will let importers make payment in rupee. Importers will make the payment in rupee instead of paying in dollar, which we are doing currently, which will be credited to the special account of correspondent bank of the partner country, while exports will be paid from the balances the designated special. देखो कैसे को मान के चलो दो बैंक है,
अब इस बैंक का अकाउंट भी यहाँ पे होगा, इस बैंक का अकाउंट भी यहाँ पे होगा। तो क्या होगा, मान के चलो हमने कुछ यहाँ पे रुपये में पेमेंट किया, तो अपने अपनी इस बैंक के थ्रू पेमेंट किया, तो जो इस बैंक के रिजर्व्स होंगे यहाँ पे, क्योंकि वहां से भी जो एक्सपोर्ट हो रहा है इंपोर्ट हो रहा होगा, तो उसने भी तो पे किया होगा अपने करेंसी में, तो इस करेंसी को यहाँ लौटा देंगे और फिर उन्होंने जो यहाँ पे पे किया होगा तो इंडियन करेंसी को इधर वापस कर देंगे। ऐसा दिस इज हाउ बैंक्स यूज। आई होप यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ, वॉस्ट्रो अकाउंट एंड नॉस्ट्रो अकाउंट, ये काफी न्यूज में, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो वॉस्ट्रो मींस होता है योर्स, दैट इज जब किसी फॉरेन बैंक की करेंसी में, मतलब जब कोई फॉरेन बैंक अपना अकाउंट एक डोमेस्टिक बैंक में खुलवाता है, ठीक है, लाइक दिस, फॉरेन बैंक का जब कोई अकाउंट डोमेस्टिक बैंक में होता है इन डोमेस्टिक करेंसी, दैट इज नोन एज वॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो मतलब आवर्स, मतलब हमारा अकाउंट जब फॉरेन बैंक में है इन फॉरेन करेंसी, दैट इज नॉस्ट्रो, और वॉस्ट्रो दैट इज फॉरेन बैंक का अकाउंट हमारे मतलब डोमेस्टिक बैंक में है, व्हिच इज मेंटेन्ड इन डोमेस्टिक करेंसी। योर्स मतलब आपका बैंक यहाँ पे, वॉस्ट्रो मींस योर्स, दैट इज आपका बैंक अकाउंट है मैनेज करे, नॉस्ट्रो मींस आवर्स मतलब हमारा यहाँ पे आप मैनेज करो। दिस इज व्हाट वॉस्ट्रो एंड नॉस्ट्रो इज। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। काफी न्यूज में तक आई टर्म्स, तो दीस आर हाई चांसेस कि यूपीएससी इनको पूछ सकता है, तो यू शुड बी नोइंग दिस। द सेंट्रल बैंक इज आल्सो इन प्रोसेस of issuing a standard operating procedure for all banks so that EBRC, that is electronic bank realization certificate, becomes easy to use। यही बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट का ये लोग यूज करते हैं फॉर डूइंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ताकि यहाँ पे जो भी बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट है उसके थ्रू डोमेस्टिक करेंसी में पेमेंट किया जा सके। नेक्स्ट थिंग दैट वाज न्यू T+2, T+1 एंड नाउ T+0। तो T+2 दैट इज सेटलमेंट इज डन इन 2 days फ्रॉम द एक्चुअल, मतलब मान के चलो आपने कुछ भी सेटल काम किया है, तो जो भी वहां पे वो चीज भी 2 दिन में वो सेटल हो जाए। T+1 इन 1 day एंड T+0 दैट इज सेटलमेंट इज डन ऑन द सेम डे, ठीक है। तो इट वाज डन बाय SEBI हैज प्रपोज्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ अ फैसिलिटी फॉर क्लियरिंग द सेटलमेंट ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज ऑन द सेम डे, मतलब उसी दिन T+0 दैट इज उसी दिन सारे सेटलमेंट हो जाए, हमारे इंस्टेंट सेटलमेंट साइकिल फॉर एन ऑप्शनल बेसिस। The existing facility will be addition to existing T+1। अभी परसेंट T है दैट इज जिस दिन ट्रेड हुआ उसके एक दिन बाद सेटलमेंट होता है, ठीक है। जैसे आज हमने ट्रेड किया, ट्रेड +1 दैट इज उसके एक दिन बाद, T+0 जैसे आज कुछ ट्रेड हुआ हमारा तो आज ही सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है, ऑन द सेम डे इटसेल्फ। सो दिस इज व्हाट T+0 एंड T+4 इज, एंड इट इज जनरली यूज्ड इन सेकेंडरी मार्केट्स फॉर इक्विटी कैश सेगमेंट। जो भी हम लोग वहां पे सेकेंडरी मार्केट्स में इक्विटी परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो उसमें ये ज्यादा यूज होता है। Now, what will be the advantage of investors? An instant settlement mechanism will enable instant receipt of funds and securities। जो instant हमें funds जो securities है वो हमें मिल जाएंगे। It will eliminate the risk of settlement shortages। settlement shortages का risk होता है वो हमारा eliminate हो जाएगा। Investor protection को ये invest करे strengthen करेगा। It will enhance resilience, low cost and time for transactions। time को ये बचाएगा, ठीक है, और इस तरह से ये investors के लिए काफी helpful होगा। So that is one thing। Next we have floating and fixed exchange rate। तो जनरली एक्सचेंज रेट को अगर आप देखो, सॉरी फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड रेट लोन्स, मैं एक्सचेंज रेट पे चला गया, हालांकि एक्सचेंज रेट भी मैं बता देता हूं अगर मैं बोल दिया हूं तो। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट दैट इज मेंटेन्ड बाय मार्केट फोर्सेस, जनरली समझो एक्सचेंज रेट के टर्म्स में हम लोग बोल रहे हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट दैट इज मेंटेन्ड बाय सेंट्रल बैंक, दिस इज फिक्स्ड, दिस इज फ्लोटिंग, एंड दिस इज मैनेज्ड बाय सेंट्रल बैंक। सो जो फ्लोटिंग है वो कौन मेंटेन कर रहा है, वो मार्केट के ऊपर बेस्ड है, और जो फिक्स्ड है दैट इज बेस्ड ऑन मेंटेन्ड बाय सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक ऊपर नीचे करते हैं। नेक्स्ट द थर्ड वन इज द मैनेज, दैट इज इट इज जनरली डिपेंडेंट ऑन मार्केट बट सेंट्रल बैंक कैन इंटरवेन ऑन इट। सेंट्रल बैंक भी इस पे इंटरवेन कर सकते हो। जनरली क्या प्रैक्टिस होता है, सिंस 1990s वी आर प्रैक्टिसिंग द मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। अब देखो उसी तरह फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड होम लोन रेट लोन, ठीक है। अगर फिक्स्ड रेट लोन क्या होता है कि अगर मान के चलो 8% पे हमने फिक्स कर दिया तो यही 8% मेंटेन करेगी, इसी 8% में हमें लोन को चुकाना है। अगर फ्लोटिंग में क्या होता है कि वो एज पर द मार्केट और फ्लोट करती रहेगी। हो सकता है कि मार्केट अभी अच्छा चल रहा हो तो वो लोन हो सकता है 8% से घट करके 6.7% आ जाए, 6.6% आ जाए। कभी हो सकता है कल को मार्केट बुरा हो जाए तो ये 8% से बढ़ के 8.2% भी आ जाए। देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क आल्सो बट इट कैन गिव यू सर्टेन अमाउंट ऑफ बेनिफिट आल्सो। दिस इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग रेट लोन, एंड दिस इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट लोन। मार्केट फोर्सेस को अगर 8% पे डिसाइडेड हो गया तो 8% पे ही चलता रहेगा। तो जनरली बैंक जो प्रमोट करती है ये फ्लोटिंग एक्सचेंज सॉरी फ्लोटिंग रेट लोन्स को, और उसका रिस्क भी है। अब चलो नेक्स्ट, पर्सनल लोन्स क्या होते हैं। एज पर आरबीआई डिफिनेशन,
Personal loans are loans given to individuals and consist of consumer credit, education loan, loans given for creation and enhancement of immovable assets such as housing loans, loans given for investment in financial assets such as shares and equities. So this is the personal loan. ये पढ़ देना आप, ये ऐसे कुछ खास है नहीं. What is interest rate reset? तो क्या होता है जब कोई कस्टमर टेक्स ए होम लोन, फॉर एग्जांपल व्हेन अ कस्टमर इज टेकिंग होम लोन, द इंटरेस्ट रेट रीसेट क्लॉज इन द लोन एग्रीमेंट अलाउज द लेंडर टू रिव्यू द इंटरेस्ट रेट आफ्टर सर्टेन पीरियड एज द ऑकरेंस ऑफ शेड्यूल्ड रीसेट डेट ऑफ द लोन. तो जो भी रीसेट रेट है, इंटरेस्ट रेट है, उसको हम लोग सर्टेन पीरियड के ऊपर रीसेट कर सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज व्हाट इंटरेस्ट रेट रीसेट इज. The reset rate is new interest rate that the borrower must pay effective from the scheduled reset date. EMI of a floating rate loan changes with periodical change in reset interest rates. जैसे मैंने बताया था फ्लोटिंग में चेंज होते हैं, फिक्स्ड में फिक्स रहेगा और फ्लोटिंग लोन में क्या होगा कि वो आपकी रीसेट डेट्स के हिसाब से चेंज होते रहेगा. ठीक है. These rates and the calculation are not uniform for all the banks as the cost of funds differs from bank to bank. ये हर एक बैंक के लिए सेम नहीं होता, ये ध्यान रखना. क्या वो यूपीएससी स्टेटमेंट में डाल देगी कि इट इज सेम फॉर ऑल द बैंक्स. Next we have penal charges or penal interest. A penal charge is an additional charge a lender levies on borrower in case of delay in payment of EMI. अगर मान के चलिए हम EMI कर रहे हैं, हमें हर मंथ EMI पेमेंट करना है, हो सकता है नेक्स्ट मंथ ड्यू टू सम रीजंस वी आर नॉट एबल टू पे द EMI, तो उसके जो ये पेमेंट टाइम पे नहीं होगा, इसके लिए जो हम लोग penal चार्ज करते हैं, जो penal एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं, that is what known as penal charges. Penalty if charged for non-compliance of material terms and conditions of loan contract by borrower shall be termed as treated as penal charge and shall not be levied in the form of penal interest that is added to the rate of interest charged on advances. तो यही है कि penal interest में उसको यूज ना किया जाए, उसको penal charges के क्या क्या होता है, इसको penal interest में यूज कर देते हैं बैंक, दैट इज कि नेक्स्ट मंथ के इंटरेस्ट में उसको बढ़ा करके दे देंगे कि देखो आपने पिछले बार ये लोन टाइम पे नहीं दिया तो इस बार आपको ये इंटरेस्ट रेट पे करना होगा, मान के लो 8% पे करना है तो penal interest रेट में हमने बढ़ा के 10 कर दिया. तो इसी पर गाइडलाइंस आई है, ये आप नहीं कर सकते, आप penal चार्जेस ले सकते हो, जो चार्जेस ले लो, पर penal इंटरेस्ट नहीं लेनी है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि बैंक इसको कभी मैनिपुलेट करके अपने फायदे के लिए अधिक इंटरेस्ट भी लेते हैं. नेक्स्ट थिंग वाज इन न्यूज़, दैट इज डायरेक्ट लिस्टिंग ऑन फॉरेन एक्सचेंजेस. पहले क्या था कि डायरेक्ट लिस्टिंग जो है मतलब फॉरेन एक्सचेंजेस में क्या है मना था, पर अब हम लोग कर सकते हैं. द गवर्नमेंट रिसेंटली परमिटेड इंडियन कंपनीज टू डायरेक्टली लिस्ट ऑन द सर्टेन फॉरेन एक्सचेंजेस. दैट इज कि अगर हमें जरूरत है हम लोग जो फॉरेन एक्सचेंजेस उसमें डायरेक्टली लिस्ट कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि पहले हमें नेशनल जो मार्केटिंग है उसमें लिस्ट करना हो फिर फॉरेन में, ऐसा कुछ नहीं है. डायरेक्टली भी हम लोग फॉरेन एक्सचेंजेस में लिस्ट कर सकते हैं. अब हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, दैट इज एडीआर एंड जीडीआर. दैट इज एडीआर दैट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड जीडीआर दैट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट. जीडीआर इज जनरली यूज्ड इन यूरोपियन कंट्रीज. फ्रॉम हियर वी कैन लिस्ट टू ओवरसीज मार्केट. तो ये चीजें ध्यान में रखना. ठीक है. नेक्स्ट वन इज इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो. देखो ये चीज क्या होती है, मान के चलो 100 इज आवर NDTL. ठीक है, NDTL दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज हमारा 100 है. इस पे हमें 5% CRR जमा करना है, तो वी आर कीपिंग 5 रुपीज एज CRR. अब क्या हो रहा है कि हमारा ड्यू टू सम रीजंस जो ये कैश है, ये जो भी NDTL है, इट इंक्रीजेस टू 150 रुपीज. तो अब क्या है 150 रुपीज में तो हम लोग 5 रुपीज है, तो यहाँ पे वो इसकी अगर आप देखो तो 7.5 रुपीज देंगे. तो क्या होगा कि यहाँ पे क्योंकि हमारा काफी ज्यादा बढ़ चुका था, हम लोग की लेंडिंग पावर बढ़ जाएगी, तो यहाँ से इन्फ्लेशन होने की चांसेस है इन द मार्केट. तो बैंक क्या कर, RBI क्या करेगा, जब उसे लगता है कि किसी बैंक की NDTL काफी ज्यादा बढ़ गई है तो उसमें वो कैश रिजर्व रेशियो के साथ कुछ इंक्रीमेंटल कैश भी करता है. दैट इज वो 150 में तो 7 ये हम लोग रख ही रहे हैं 7.5 रुपीज. ठीक है, प्लस जो 50 रुपीज एक्स्ट्रा हुई है उसका हमें भाई अलग से 5% इंक्रीमेंटल कैश, ये अलग से 10% हमें इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो देखना, मतलब 5 रुपीज एडिशनली वी हैव टू राइट. तो ये बढ़ के क्या हो गया 12.5. तो इससे क्या होगा कि फिर से बैंक्स के पास जो भी लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी ताकि वो ज्यादा लेंड ना कर पाए और इन्फ्लेशन वगैरह कंट्रोल में रहेगा. दिस इज व्हाट इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो इज. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. So it is similar to CRR wherein banks need to set aside a certain portion of their money with RBI. They do not earn any interest on this. Interest उसमें कुछ भी अर्न नहीं करते हैं. We all know that CRR पे कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं रखता है. अब देखो CRR SLR तो आप सब जानते हो, लेकिन क्या जानने की चीजें हैं वो मैं बता देता हूँ. जो CRR है, ठीक है, it is maintained through RBI Act. RBI Act of 1934 और इसमें कोई इंटरेस्ट आप गेन नहीं करते. नो इंटरेस्ट इज गेन्ड.
is gained and this is kept with RBI. ये कहाँ RBI के पास रखा जाता है. नेक्स्ट वन विच SLR. ठीक है, ये दोनों एकदम इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट याद रखना. इट इज गवर्न थ्रू बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949. जो 1949 एक्ट थी हमारी बैंकिंग एक्ट जो 1949 थी उससे रेगुलेट होता है. और ये CRR किससे 1934 वाली एक्ट से रेगुलेट होता है, RBI एक्ट से. तो ये ध्यान रखना. और SLR क्या है, ये हैज टू केप्ट बाय बैंक्स इटसेल्फ. केप्ट बाय बैंक्स इटसेल्फ. और क्योंकि बैंक इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, G-Secs वगैरह में, तो इट प्रोवाइड्स अस इंटरेस्ट. सो इसमें हमें इंटरेस्ट मिल सकती है. ये 3 पॉइंट है तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है. दैट इज CRR इज गवर्न थ्रू RBI एक्ट 1934 वाली एक्ट से ये गवर्न होता है. इसमें कोई इंटरेस्ट हमें नहीं मिलता और ये हमें RBI के पास जमा करना होता है. ये 3 पॉइंट ध्यान रखना. SLR क्या है, 1949 वाली एक्ट से गवर्न होता है और ये बैंक को खुद के पास रखना होता है. और ये क्योंकि जिस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो हमें यहाँ इंटरेस्ट जनरेशन होता है. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ. अगर ये क्वेश्चन अभी यूपीएससी पूछे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस, क्योंकि क्लियर नहीं होते कॉन्सेप्ट्स. तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ये चीज. नेक्स्ट थिंग दैट वाज हाईली टॉक्ड दिस ईयर, दैट इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज. तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज इज सेगमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज दैट कैन हेल्प सोशल इंटरप्राइजेस सच एज जो NPOs हैं, ठीक है, फॉर प्रॉफिट इंटरप्राइजेस हैं, वो लोग फंड्स रेज कर सकते हैं फॉर मैकेनिज्म जो भी उनकी सोशल इम्पैक्ट कुछ भी प्रोजेक्ट्स है सच एज इरेडिटिंग हंगर, पॉवर्टी, malnutrition, इनइक्वालिटी, प्रमोटिंग एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो भी सोशल प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए वो लोग सोशल स्टॉक एक्सचेंज में फंड्स रेज कर सकते हैं. ठीक है, रेज फंड्स फॉर दी सोशल प्रोजेक्ट्स. So it is issuance of zero coupon, zero principal bonds and donations through mutual funds of NPO. Zero coupon, zero principal means ये भी न्यूज में पूछ सकती है. That is आपको यहाँ पे कूपन तो नहीं मिला, you will not get any kind of interest and you will आपके जो प्रिंसिपल है वो भी आपको पे नहीं की जाएगी. जीरो प्रिंसिपल. That is you will कि आपकी इस तरह से काइंड ऑफ डोनेशन होगी सोशल स्टॉक एक्सचेंज में फॉर दिस सोशल प्रोजेक्ट्स कि आपको कुछ कूपन में कुछ आपको इंटरेस्ट या कुछ नहीं मिलेगा और आपको प्रिंसिपल्स भी वापस नहीं मिलेंगे. तो ये चीज ध्यान रखना है. इट एक्ट्स एज ए डोनेशन. Next one is Financial Inclusion Index. The FI index has been conceptualized as a comprehensive index incorporating details of banking, investment, insurance, postal, as well as pension sector in consultation with government and respective sectoral initiatives. So the index का information जो index की काफी जो information होती है is between 0 to 100 where 0 represents complete financial inclusion. That is बिल्कुल ही inclusion नहीं है. That is exclusion. Complete financial. 0 means complete financial exclusion and 100 means full financial inclusion. That is कि पूरा इकोनॉमी हमारा financially include हो गया है. It is published annually in July every year. और इसके अंदर जो पैरामीटर्स यूज करना है, टीच एक्सेस 35%, यूजेस 45%, क्वालिटी 20%. So these are the parameters on which it is calculated. इसमें क्या है, कोई बेस ईयर कॉन्सेप्ट नहीं है. दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना. इट डजंट कंटेन विदाउट ए बेस ईयर सो दैट रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बेस ईयर भी ऑलरेडी किसी एक ईयर से हम लोग कंपेयर करते हैं. इसमें बेस ईयर कोई सा कॉन्सेप्ट नहीं है. नेक्स्ट ग्रीन स्वैप्शन, ये टर्म भी काफी न्यूज में था. इट इज अ क्लाउज कंटेंट इन अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स ऑफ एन IPO, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. दिस option permits the underwriters to buy an additional 15% of shares at an offer price if the public demand for the share exceeds expectations and share trades above its offering price. मान के चलो हमने किसी एक प्राइस को ऑफर किया अपने शेयर को, लेकिन क्या है कि पब्लिक डिमांड इसका काफी अधिक बढ़ गया और इस शेयर की प्राइसेस शूट होनी स्टार्ट होगी. तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग अपना जो भी शेयर है इसको 15% बढ़ा देंगे ताकि जो पब्लिक डिमांड है उसको कैटर कर पाए और जो हमारी जो जिस प्राइस के हमने लिस्ट की है उससे बहुत ज्यादा शेयर की प्राइस जो ओवरशूट भी ना करे. दैट इज व्हाट ग्रीन स्वैप्शन इज. दिस ऑप्शन इज प्राइमली यूज्ड एट द टाइम ऑफ IPO, दैट इज इनिशियल पब्लिक लिस्टिंग, जो पहली बार लिस्ट करें. देयर आर टू काइंड्स ऑफ लिस्टिंग, इनिशियल पब्लिक लिस्टिंग, सेकेंडरी वन इज जो सेकेंडरी जो हम सेकंड दूसरी बार लिस्ट करते हैं, दैट इज सेकेंडरी लिस्टिंग. तो जब कोई नई कंपनी पहली बार लिस्ट होती है दैट इज नोन एज IPO और जब वो बाद में सेकंड दूसरी टाइम लिस्ट होती है दैट इज सेकेंडरी लिस्टिंग. ताकि टू इंश्योर सक्सेसफुल ओपनिंग प्राइस, ताकि उनकी जो ओपनिंग प्राइस हो दैट इज पहली बार क्योंकि वो लिस्ट करें तो सक्सेसफुल है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी काफी डिमांड है मार्केट में. तो इट्स एक्ट एज अ प्राइस स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म, बिकॉज अगर आपने मान लीजिए लिस्ट किया किसी एक प्राइस पे और वो काफी ज्यादा सूट कर जाए तो दैट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी एंड नॉट गुड फॉर द इन्वेस्टर्स. मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स को वहां पे लॉस झेलना पड़ सकता है फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. With a green so option ensures that after listing the share price will not fall below its offer price. लेकिन इसका फायदा भी है कि जो भी ऑफर प्राइस है उससे ये नीचे नहीं गिरेगी.
Next in news, that is Fincluvation. It is a joint initiative of Indian Post Payment Bank with fintech startup community to co-create innovative solution with financial inclusion. Okay, it is the first initiative to create powerful platform to mobilize startup community towards building meaningful financial products aimed at financial inclusion. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. Now we will do a practice question. अगर हमारी डिप्रिसिएशन होती है रुपये की, तो इनमें से क्या होगी? एक्सपोर्ट हमारा लेस कम्पिटिटिव हो जाएगा या फिर इंपोर्ट हमारा कॉस्टलियर हो जाएगा. एंड दीज आर द ऑप्शंस. देखते हैं आप इसको आंसर कर पाते हैं कि नहीं. यू हैव 5 सेकंड्स. और जो भी आप आंसर कर रहे हो, चलो ये क्वेश्चन के आंसर को आप कमेंट करके बताना. चलो मैं समझा ही देता हूँ, नहीं तो फिर बोलोगे बस समझा नहीं तो क्या होता है. मान के चलो हमारी कंट्री का, हमारी करेंसी जो है वो डिप्रिसिएट कर रही है. ठीक है, डिप्रिसिएट कर रही है. दैट इज अभी मान के चलो 100 रुपीज वाज $1 इज इक्वल टू $1. ये डिप्रिसिएट करके क्या होगी? 120 रुपीज इज इक्वल टू $1. दैट इज इसकी वैल्यू कम हो गई. डिप्रिसिएशन दैट इज वैल्यू कम होना, एप्रिसिएशन दैट इज वैल्यू बढ़ना. ठीक है, अब क्या होगी? $1 इज इक्वल टू 120. अब क्या होगा? क्या इससे हमारा एक्सपोर्ट जो लेस कम्पिटिटिव बनेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. मान के चलो कोई प्रोडक्ट हमारी 10 रुपए की है, तो अभी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो फॉरेन कंट्री जो अपने $1 में यहाँ कितने प्रोडक्ट ले पा रहा है? 10 प्रोडक्ट. अब यही जो है फॉरेन कंट्री, क्योंकि हमारी जो है डिप्रिसिएट करके करेंसी, ये $1 में कितने प्रोडक्ट ले पाएगा? 12 प्रोडक्ट, क्योंकि 120 रुपए होगी ये पर डॉलर, तो 10 रुपए की हमारी है. तब ये 12 प्रोडक्ट ले पाएगा, तो हमारी एक्सपोर्ट क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी. बिकॉज कि अब हमारी एक्सपोर्ट फॉर द फॉरेन कंट्रीज ये इनको चीपर लगा करे, भाई चलो तब तो 12 ले पा रहा हूँ मैं, और ले लेता हूँ और ले लेते हैं, तो इट विल बिकम मोर कम्पिटिटिव. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Secondly, imports of goods will services become costlier. Yes, this will be happen because मान के चलो अगर कोई 10 रुपए का, ठीक है, मान के चलो कोई $1 की कोई एक प्रोडक्ट है, इंडिया में हमारे पास 100 रुपए है. 100 रुपए भी $1 की है, डिप्रिसिएट नहीं हुई करेंसी, हमने आराम से उसको एक्सपोर्ट कर लिया. अब ये जो है इसकी करेंसी की वैल्यू हो गई हमारी 120 रुपए. अब वही प्रोडक्ट को हमें मंगाने के लिए जो वहाँ की $1 की थी, हमें 100 रुपए के कितने जगह 100 रुपए की जगह कितने खर्च करने हैं? 120 रुपए. तो क्या हो रही है? इम्पोर्ट्स यहाँ पे कॉस्टलियर हो जा रही है. That is why the answer will be B. So I hope you all able to understand this question. काफी आसान क्वेश्चन है. ऐसे ही क्वेश्चन आपको यूपीएससी में देखने को मिलेगा. बस कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रहनी चाहिए. 2-3 क्वेश्चन यूपीएससी हर साल ऐसे देता है. ठीक है, चाहे वो करंट अकाउंट आपको बताए कौन सा है, क्रेडिट कैपिटल अकाउंट आपको डिफरेंशिएट करने बोलिए, डिप्रिसिएशन एप्रिसिएशन से दे देगा, रेपो रेट, ये सारी चीजें से देता है कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है. तो ये कंफ्यूज करने के लिए देता है यूपीएससी इकोनॉमिक्स में काफी क्वेश्चंस. अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो, यू विल इजीली आंसर दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. और अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं हो, तो फिर आप माथा सर पकड़ के बैठे रह जाओ, कभी ऐसे क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट वन इज एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स. देखो ये क्या होता है. मान के चलो किसी बैंक ने किसी एक कंपनी को 100 रुपए का लोन दिया, और ये कंपनी ए है. ये कंपनी ए क्या बोल रहा है? ये कंपनी ने इस लोन को डिफॉल्ट कर दिया, इट इज नॉट एबल टू पे दिस लोन. ये कंपनी अब ए बैंक को बोल रहा है कि भाई देखो ये तो 100 रुपए, अब मेरे पास पैसे बचे नहीं, जहां मैंने इन्वेस्ट किए थे वो तो लॉस में चला गया, तो अब 100 रुपए तो मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगा. तो एक काम करो, तुम मुझे और 100 रुपए का लोन दो. ठीक है, फिर से 100 रुपए का लोन दो, फिर मैं इसको इस बार अच्छी जगह इन्वेस्ट करूंगा, और तुम्हारी इस लोन को भी पे कर दूंगा और पिछले लोन को भी पे कर दूंगा. अब क्या हुआ? मान के चलो ये फिर से फेल हो गया. फिर इसने बोला कि भाई कोई बात नहीं, 2 बार ही फेल हुए ना, इस बार तुम फिर से 100 रुपए दो. इस बार तो मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट करूंगा कि एकदम बेनिफिट 100% श्योर है, और मैं तुम्हारे पिछले दोनों लोन्स को पे कर दूंगा. तो इससे क्या आप समझ रहे हो? एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स. कि बिना लोन चुकाए हमें लोन्स मिलते जा रहे हैं. और बैंक्स भी रिलेक्टेंट है, क्योंकि उनको भी अपना लॉस को क्लियर करना है. वो नहीं चाहते कि भाई 100 रुपए लॉस में जाए, तो वो फिर से एक बार 100 रुपए दे देंगे, भाई कोई बात नहीं फिर से दे देता हूँ, ताकि इस बार वो दोनों रिटर्न कर पाए. तो दिस इज व्हाट क्लासिकली नोन एज एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स. इससे आसान भाषा में मैं आपको ये नहीं समझा सकता हूँ. तो एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स इज ए प्रोसेस whereby lender tries to revive a loan that is on verge of default or in default by extending more loans to the same borrower. That is कि फिर से लोन लेना, ताकि हम लोग इस लोन को भी चुका सके और उस लोन को भी चुका सके. दिस इज व्हाट एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स इज. द प्रोसेस ऑफ एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स ए फॉर्म ऑफ ज़ॉम्बी लेंडिंग. इसको हम लोग बोलते हैं ज़ॉम्बी लेंडिंग. दैट इज कि आपकी रिटर्न भी नहीं हो रही है और आप बार बार लोन भी दिए जा रहे हो. आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, आप इस सोच में लोन दे रहे हो कि भाई फिर से इस लोन को इन्वेस्ट करके वो हमें रिटर्न कर देगा. If an account turns into a non-performing asset, banks are required to make higher provisions which will impact their profitability. अब देखो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, सिंपली समझाता हूँ, उतना मैं पढ़ता नहीं उसको. अगर कोई भी एक 90 दिन के लिए
डिफॉल्ट में चला गया कोई लेन 90 दिन के लिए अगर अनपेड रहा, पे नहीं किया गया, तो दैट इज नोन एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और अगर 12 मंथ्स 90 प्लस 90 डेज, अगर कोई एक एसेट 12 मंथ्स के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन के रह गया, 12 मंथ्स के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, 12 मंथ्स प्लस 90 डेज, अगर ये बन के रह गया तो इसको हम लोग बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स। और अगर कोई लोन सब स्टैंडर्ड एसेट्स बन करके 12 मंथ के लिए रह गया, दैट इज सब स्टैंडर्ड्स बन के 12 मंथ के लिए गया, मतलब 90 डेज प्लस 12 मंथ प्लस 12 मंथ, देन दैट विल बी नोन एज डाउटफुल एसेट। और इसके बाद क्या हो जाएगा, एसेट इज नोन एज लॉस्ट एसेट। ये समझ गए। फॉर 90 डेज, अगर अप टू 90 डेज तक हमने पे नहीं किया तो दैट बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट। फिर अगर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट 12 महीने तक रह गया तो इट इज नोन एज सब स्टैंडर्ड एसेट। और अगर वो सब स्टैंडर्ड एसेट जो है और 12 महीने के लिए रह गया, दैट इज कि 12 मंथ्स ये 90 ये सब स्टैंडर्ड एसेट हो गया, और 12 महीने के लिए दैट इज नोन एज डाउटफुल एसेट्स, और उसके बाद भी नहीं कुछ, दैट इज नोन एज लॉस्ट एसेट। तो दिस इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। 90 डेज इन टर्म्स ऑफ नॉर्मली फाइनेंशियल के लिए। और अगर क्रॉप्स को लेकर देखो तो फॉर शॉर्ट क्रॉपिंग पैटर्न, शॉर्ट क्रॉपिंग पीरियड के लिए जो क्रॉप्स होते हैं उनको हम लोग 2 क्रॉपिंग सीजन्स को रखते हैं, दैट इज 2 क्रॉपिंग सीजन्स में अगर वो लोन नहीं है तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और लॉन्ग क्रॉपिंग पीरियड है किसी क्रॉप की तो 1 क्रॉपिंग सीजन तक अगर लोन नहीं मिला, दैट इज नोन एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये चीज भी ध्यान में रखें। तो दिस वाज अबाउट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आई होप आप इसको समझ पाए हो। तो MMDR Amendment Act was in use. The bill amended the Mines and Minerals Development and Regulation Act. Earlier, all 12 atomic minerals were reserved for. Just a second. All 12 atomic minerals were reserved for mining and exploration by state-owned entities. इससे पहले क्या था कि जो 12 माइनिंग एटॉमिक मिनरल्स है, 12 एटॉमिक मिनरल्स क्या थे, वो स्टेट एंटिटीज ही उसको माइन कर सकते थे। पर इस एक्ट के थ्रू 6 को हमने डीरेगुलेट किया, दैट इज जो 6 है वो सिर्फ स्टेट एंटिटीज कर पाएंगे, लेकिन जो अदर 6 को जिसको डीरेगुलेट किया हमने उसे प्राइवेट प्लेयर्स भी माइन कर पाएंगे। इसलिए इसको एक चीज इसमें ये था, जो प्राइवेट सेक्टर जो कर पाएंगे जिस मिनरल्स को, दोस मिनरल्स आर बेरिलियम, नाइबोबियम, टाइटेनियम, टैंटलम एंड जिंक्रोबियम। सो दीज आर द 6 लिथियम दीज आर द 6 एटॉमिक मिनरल्स, ठीक है, जिसको प्राइवेट सेक्टर भी अब कर पाएंगे। डीप सीटेड मिनरल्स गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लीड, निकल, प्लेटिनम ग्रुप्स ऑफ मिनरल्स एंड डायमंड्स, दीज आर डीप सीटेड मिनरल्स, इसको भी प्राइवेट कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट इसके थ्रू एक एक्सक्लूसिव ऑक्शन करा पाएगा, थ्रू दैट व्हिच ही कैन गिव माइनिंग लीज टू द प्राइवेट प्लेयर्स। दिस इज व्हाट MMDR एक्ट। कुछ और चीजें इसमें है। It was amended comprehensively in 2015 to bring several reforms in mineral sector, such as establishing the district mineral foundation, national mineral exploration trust, ये सब इससे एस्टेब्लिश किया गया। MMDR एक्ट 2015 से डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन और नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को एस्टेब्लिश किया गया। The act was further amended in 2016, 2020, 2021 to bring further reforms in the sector, such as removing the distinction between captive and merchant mines, okay, removing the restrictions on transfer and mineral concessions। तो ये सारी चीज रिफॉर्म की गई। नेक्स्ट, सेंटर आइडेंटिफाइज 30 क्रिटिकल मिनरल्स। एक होमवर्क मैं आपको देता हूँ, ये आप आइडेंटिफाई कर लो कि कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल्स में आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं। बिकॉज यूपीएससी क्या करेगा कि 5 मिनरल दे देगा आपको और बोलेगा आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिटिकल मिनरल। इसलिए ये चीज एज ए होमवर्क आप लोग ध्यान रखो, ये चीज आप करना, ठीक है। सो दीज आर द मिनरल्स दैट आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द मोस्ट क्रिटिकल मिनरल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सच एज लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम, रेयर अर्थ जो भी है, दीज आर नोन एज द क्रिटिकल मिनरल्स। माइनिंग फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, द 20 ब्लॉक्स हैं जो 8 स्टेट्स में है, दीज ब्लॉक्स आर तमिलनाडु, 4 उड़ीसा में, 7 ब्लॉक तमिलनाडु में, 3 आर इन बिहार, 2 इन यूपी, 1 इन गुजरात, 1 इन झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर। आउट ऑफ 4 ऑफ दिस 20 ब्लॉक्स आर बीइंग ऑक्शन्ड फॉर माइनिंग लाइसेंस। माइनिंग लाइसेंस के लिए 4 ब्लॉक को ऑक्शन किया जा रहा है, ठीक है। द रिमेनिंग 16 ब्लॉक्स आर बीइंग ऑक्शन्ड फॉर कंपोजिट लाइसेंस, ठीक है, कंपोजिट लाइसेंस के लिए। नेक्स्ट वी हैव ऑफशोर, जो ऑफशोर ये एक्ट आया, दैट इज ऑफशोर। एक होता है ऑनशोर, दैट इज जो हम लोग लैंड पे करते हैं। एक ऑफशोर मिनरल्स क्या होता है, जो दैट इज लैंड से आउट हो सकता है कि कहीं सीज वगैरह में प्रेजेंट जो भी मिनरल्स, दैट इज जस्ट मिनरल्स प्रेजेंट आउटसाइड द लैंड, दैट इज नॉन ऑफशोर। इनेबल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फ्रेम कंजर, ठीक है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट से आप लोग पढ़ लेना पीपीटी में। इट विल मेंटेन एन नॉन लैप्सेबल फंड, ठीक है। तो ये सब, ये जनरली आपको एक टर्म ध्यान रखना है कि ऑफशोर क्या होता है, ऑनशोर क्या होता है, ये वो पूछ सकते हैं।
यहाँ से प्राइवेट सेक्टर को भी ऑप्शन मिलेगा। जनरली ये सारी इसलिए की जा रही है ताकि प्राइवेट सेक्टर को भी ये सारी रेगुलेशंस में एंटर करने का मौका मिले और वो भी एक्सप्लोर कर पाए चीज़ों को, और एफिशिएंसी है माइनिंग वगैरह की वो बढ़े, ठीक है। और जो एटॉमिक मिनरल्स हैं जनरली प्राइवेट सेक्टर को खोला गया, पर एटॉमिक मिनरल्स के लिए जो पब्लिक सेक्टर एंटिटी है, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, वही काम करेगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, एटॉमिक मिनरल्स के लिए प्राइवेट सेक्टर को उतना सब नहीं खोला गया है, तो ऑफशोर मिनरल्स के लिए, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। जो ये पीपीटी मैं भेज दूंगा और नेक्स्ट क्लास फिर कल ये परसों में ले लूंगा, और 3 क्लासेस में वी विल कंप्लीट द इकोनॉमिक्स, और इससे आपकी एक अच्छी रिवीजन हो जाएगी, क्या क्या चीजें न्यूज में, क्या क्या टर्म्स न्यूज में, ताकि यू विल एबल टू आंसर दीज थिंग्स इन द प्रीलिम्स नाइसली। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis। रेगुलर बेसिस के लिए आप सबके लिए वीडियो बनाने काफी हार्ड वर्क लगता है। अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोज आप सबके लिए बना पाए। So that is all for today. Have a nice day. Thank you.